हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 9 टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। अब देखिए, ये चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे जो दूसरे रिवीजन लेक्चर्स में डाल रहा हूं, अगर आपने वो नहीं देखे तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाए हैं जिसमें चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पर डाले हुए हैं। ठीक है, सो आप वो जाकर के देख सकते हो। उसके अलावा जो ये नोट्स हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहां से जाकर के आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9। सबसे पहले देखिए, टैक्स इनवॉइस कौन प्रिपेयर करेगा। सो देखिए, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज, तो उस केस में सप्लायर यहां पर जो है टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। ठीक है, सेकंड केस, अगर कोई रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है जो कोई भी टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहा है फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, मतलब अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, उस केस में जो रेसिपिएंट है वो यहां पर टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 31, जो बात करता है टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। अब ये सेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में, सो सारे प्रोविजंस जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए, टाइम लिमिट क्या दिया हुआ है। सो गुड्स के केस में देखो, सबसे पहले 4 सिनेरियोस दिए हैं। पहला केस जहां पर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, ठीक है, मतलब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, उस केस में आपको इनवॉइस कब तक बनाना है, तो बोला है ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स को रिमूव कर रहे हो वहां तक या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है, सेकंड केस, वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स जो है वो एक जगह पे ऑलरेडी सिचुएटेड है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस केस में आपको इनवॉइस कब तक प्रिपेयर करना है, तो बोला है बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग गुड्स अवेलेबल। जब आप गुड्स को अवेलेबल कराओगे वो टाइम पीरियड तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर राजस्थान का हूं, मैंने दिल्ली के अंदर जो है एक ऑफिस खरीदा है, ऑफिस के साथ जो है प्री इंस्टॉल्ड फर्नीचर्स पिक्चर्स भी वहां पर मैंने खरीदे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, गुड्स का जो मूवमेंट है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, जो मैंने ऑफिस खरीदा है, जो बिल्डिंग खरीदा है, वो तो यहाँ पर नेगेटिव लिस्ट में कवर हो जाएगा, उस पर तो जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन जो मैंने फर्नीचर खरीदा है प्री इंस्टॉल्ड, वो यहां पर कवर हो जाएगा जीएसटी के अंदर, उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब उसका इनवॉइस कब तक इशू करना है, तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में जब आप वो अवेलेबल कराओगे वो टाइम पीरियड तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है, थर्ड केस, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अगर आप सेल कर रहे हो ऑन रिटर्न बेसिस या अप्रूवल के बेसिस पे, उस केस में इनवॉइस कब तक इशू करना है, तो बोला है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जब सप्लाई कर रहे हो या तो वो टाइम पे तक कर दो, और दूसरा क्या बोला है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, विचएवर जो अर्लियर है वहां तक आपको इनवॉइस यहां पर इशू करना रहेगा। ठीक है, सो जनरली हम जो भी यहां पर बाय करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से, सो वो रिटर्न बेसिस पे अगर रहता है तो इनवॉइस कब इशू किया जाता है, जब वो रिमूव होते हैं। ठीक है, सो एट द टाइम ऑफ रिमूवल आपको जो है इनवॉइस यहां पर दे दिया जाता है। क्लियर है। अब फोर्थ केस, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर आप गुड्स का कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हो, उस केस में इनवॉइस कब तक इशू करना है, तो बोला है बिफोर और एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ स्टेटमेंट। जब आप अपना पीरियोडिकल स्टेटमेंट यहां पर इशू करोगे वो टाइम पीरियड तक, या फिर बोला है जब आपको पीरियोडिकल पेमेंट रिसीव होता है वो टाइम पीरियड तक जो है आपको इनवॉइस इशू कर देना है। क्लियर है। सो चारों सिनेरियो समझे आपको गुड्स के रिगार्डिंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सर्विस के केस में आपको इनवॉइस कब तक इशू करना है। सो देखो, दो सिनेरियोस यहां पर दिए। पहला, नॉर्मल केस के अंदर जिस दिन आपने यहां पर सर्विस दिया है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको जो है इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है, जिस दिन आपने सप्लाई ऑफ सर्विस किया है वहां से 30 डेज में आपको इनवॉइस इशू करना रहेगा। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है 30 डेज का, ये 45 डेज हो जाएगा इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर है, इनके केस में 45 डेज का यहां पर टाइम लिमिट दिया हुआ है। क्लियर है। चलो, सेकंड केस, जहां पर आप अगर कोई सप्लाई कर रहे हो वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है, जब आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो एक्सीडिंग 3 मंथ्स के लिए, मतलब 3 महीने से ज्यादा अगर आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो तो वो यहां कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर होगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, गुड्स के केस में कोई भी ऐसा टाइम लिमिट नहीं दिया था। ठीक है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में कोई भी ऐसा टाइम लिमिट नहीं था, लेकिन अगर सर्विसेज दे रहे हो आप कंटिन्यूअसली तो वो अगर एक्सीडिंग 3 मंथ्स है तो ही यहां पर कवर होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 3 सिनेरियोस दिए। पहला केस, जहां पर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो है एसेटनेबल है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका उसमें ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसेटनेबल है, उस केस में इनवॉइस कब तक इशू करोगे, तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, वो टाइम पीरियड तक आपको इनवॉइस इशू करना है। सेकंड, जहां पर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एसेटनेबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट से एसेटनेबल नहीं है, उस केस में बोला है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट रिसीव होता है वो टाइम या उससे पहले तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है, और लास्ट केस बोला है वेयर पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, मतलब देखिए, मान लीजिए मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सर्विस दे रहा हूं। ठीक है, सो अब यहां पर पेमेंट जो है वो लिंक है कंप्लीशन ऑफ इवेंट पे, जिस दिन मैं सॉफ्टवेयर बना करके दे दूंगा उस दिन जो है मुझे यहां पर पेमेंट मिलेगा। सो जहां पर पेमेंट लिंक होता है कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट पे, उस केस में इनवॉइस कब तक इशू करना है, सो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, जब वो इवेंट कंप्लीट होता है वो टाइम पीरियड या उससे पहले तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, यहां पर एक दिया हुआ है
इंश्योरेंस कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंक्लूडिंग एनबीएफसी या फिर टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, उनके केस में यहाँ पर क्या बोला है, अगर वो कोई भी सप्लाई कर रहे हैं अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को, ठीक है, कोई भी सप्लाई कर रहे हैं बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, जो सेम पेन पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, ठीक है, उस केस में यहाँ पर क्या बोला है, तो देखो इनवॉइस कब तक इशू करना है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच सप्लायर रिकॉर्ड्स द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब वो सप्लायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है वो टाइम पीरियड, और क्या बोला है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई वाज मेड, जिस क्वार्टर में सप्लाई हुआ है वो क्वार्टर के एंड तक, ठीक है, जब वो एक्सपायर हो जाता है, ये टाइम पीरियड तक जो है आपका इनवॉइस इशू कर देना है। क्लियर है? सो ये ध्यान रखना है किसके केस में एप्लीकेबल है, कोई भी अगर इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, एनबीएफसी हो गया और टेलीकॉम ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। सो इनके केस में ध्यान रखना, अगर ये सप्लाई कर रहे हैं अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को, तो इनवॉइस इशू कब करना है, जब सप्लायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है वो टाइम पीरियड, और क्या बोला है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच सच सप्लाई वाज मेड, ये टाइम पीरियड तक इनवॉइस इशू कर देना है। और लास्ट सिनेरियो दिया है वेयर सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस बिफोर इट्स कंप्लीशन, मतलब सर्विसेज जो है पहले ही सीज हो गई, पहले ही रुक गई है, तो उस केस में जब वो सर्विसेज सीज हुई है, जब वो सप्लाई सीज हुआ है, वो टाइम पीरियड तक जो है आपको इनवॉइस इशू कर देना है। क्लियर है? सो ये सारे प्रोविजंस हम ऑलरेडी टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ चुके हैं। आई होप आपको सारे प्रोविजंस जो है रिकॉल हो रहे होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्पेशल केसेस के अंदर। इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट आता है रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। अब देखो रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है, तो एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए मेरा जो थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन करने का, वो मान लीजिए 20 लाख रुपीस का है, और वो थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड होता है सितंबर मंथ में, ठीक है। सो 1 सितंबर को मेरा यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड होता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कितने दिन में लेना पड़ेगा, 30 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना रहता है, ठीक है। अगर आप 30 डेज के अंदर अप्लाई कर देते हो, उस केस में आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा, जिस दिन आप एलिजिबल हुए थे, ठीक है, जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हुआ था, वही डेट आपका इफेक्टिव डेट मान लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का। सो मान लीजिए अब मैंने अप्लाई कर दिया विद इन 30 डेज के अंदर, ठीक है। मैं 1 सितंबर को मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हुआ था, मैंने 20 सितंबर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 20 सितंबर को मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया है। तो अब डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, 20 सितंबर। लेकिन मेरा इफेक्टिव डेट क्या होगा, क्योंकि मैंने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर लिया है, तो मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 सितंबर। तो ये जो टाइम पीरियड है 1 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर, ये जो टाइम पीरियड है, इस दौरान मैंने जो भी इनवॉइसेस इश्यू किए हैं वो इनवॉइसेस को मैं रिवाइज कर सकता हूं, ठीक है। सो रिवाइज टैक्स इनवॉइस में वो टाइम पीरियड के लिए इनवॉइस इश्यू कर सकता हूं। कब तक कर सकता हूं, विद इन 1 मंथ। जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है वहां से 1 मंथ के अंदर अंदर आपको यहां पर रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना पड़ेगा। क्लियर है? अब रिवाइज टैक्स इनवॉइस के केस में देखो यहां पर एक चार्ट दिया है मैंने, ये चार्ट जो है आप अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। देखो पहला केस, अगर आप कोई भी B2B सप्लाई कर रहे हो, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, तो चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई हो या इंटर स्टेट सप्लाई हो, आपको जो है रिवाइज करना पड़ेगा ईच इनवॉइस, हर एक इनवॉइस को आपको रिवाइज करना पड़ेगा अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो B2B सप्लाई है, ठीक है। सेकंड केस, अगर आप कोई भी B2C सप्लाई कर रहे हो, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में देखना है अगर आपका जो सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मतलब विद इन द स्टेट अगर आप सप्लाई कर रहे हो, उस केस में रिवाइज रेसिपिएंट वाइज जो है कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस आप बना सकते हो, ठीक है। तो जो भी रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट वाइज जो है आप कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस बना सकते हो, हर एक इनवॉइस को रिवाइज करना जरूरी नहीं है। क्लियर है? सेकंड केस, जब आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, उस केस में देखना है अगर आपका सप्लाई जो है वो अप टू 2.5 लाख रुपीस तक है। क्या बोला? अगर आपका सप्लाई जो है वो अप टू 2.5 लाख रुपीस तक का है, उस केस में स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस आप बना सकते हो, ठीक है, कंसोलिडेट कर सकते हो इनवॉइस को स्टेट वाइज। और सेकंड, अगर आपका सप्लाई जो है वो मोर देन 2.5 लाख का है, उस केस में आपको जो है रेसिपिएंट वाइज रिवाइज इनवॉइस बनाना पड़ेगा। क्लियर है? सो ये चार्ट आपको समझा, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को पूरा दिमाग में बिठा लेना। दो सीनियर्स देखें, अगर B2B सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में चाहे आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, दोनों ही केस में रिवाइज इनवॉइस आपको करना पड़ेगा हर एक इनवॉइस को, ठीक है। सेकंड केस, जहां B2C सप्लाई कर रहे हो, तो देखो क्या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है उस केस में रेसिपिएंट वाइज जो है आप यहां पर कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकते हो, ठीक है, रिवाइज इनवॉइस कर सकते हो। सेकंड, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो देखो क्या सप्लाई जो है वो अप टू 2.5 लाख तक है, अगर अप टू 2.5 लाख तक है उस केस में स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस बना दो। और अगर सप्लाई जो है वो मोर देन 2.5 लाख का है, उस केस में रेसिपिएंट वाइज रिवाइज इनवॉइस आपको प्रिपेयर करना रहेगा। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट आ जाते हैं, टैक्स इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशू। अब देखो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है, उस केस में आपको टैक्स इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन है? पहला, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है इज लेस देन 200, ठीक है। क्या बोला है? इक्वल टू भी होगा तो नहीं चलेगा, अगर 200 रुपए से कम अमाउंट का वैल्यू ऑफ सप्लाई है। सेकंड बोला है जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है। एंड थर्ड बोला है रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस,
मतलब रेसिपिएंट को इन्वॉइस चाहिए भी नहीं आपसे, ठीक है। सो तीनों कंडीशन कौन सी है? पहला, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200, सेकंड, रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, एंड थर्ड इज रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस, ठीक है। उस केस में जो है आप यहां पर कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना सकते हो फॉर सच सप्लाईज एट द क्लोज ऑफ ईच डे, मतलब दिन खत्म होता है उस टाइम पे लास्ट में जो है दिन का एक यहां पर आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना सकते हो इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाईज, ठीक है। जितना सप्लाईज किया है 200 रुपए से कम का, उस केस में आप एक ही कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर कर सकते हो एट द क्लोज ऑफ ईच डे। क्लियर है? चलो सर, नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। अब देखिए, टैक्स इनवॉइस कौन इश्यू करता है? जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है नॉर्मल स्कीम के अंदर। अब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई कर रहा है एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज, क्या सप्लाई कर रहा है? कोई भी एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई कर रहा है, या फिर दूसरा बोला है कोई पर्सन है जो टैक्स पे कर रहा है अंडर कंपोजिशन स्कीम, उसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हुआ है, तो इस केस में इन दोनों केस के अंदर जो है आपको बिल ऑफ सप्लाई यहां पर इश्यू करना पड़ेगा, ठीक है। आप टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? सो कौन कौन सी चीजें देखी? पहला, अगर आप एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स को यहां पर सप्लाई कर रहे हो, और दूसरा कोई पर्सन है जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपोजिशन स्कीम, इस केस में जो है आपको बिल ऑफ सप्लाई यहां पर इश्यू करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाता है रूल 46A, ये बात करता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। अब देखिए ये प्रोविजंस किस लिए लाया है? अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो मान लीजिए नॉर्मल स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन वो सप्लाई जो कर रहा है वो टैक्सेबल गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और एग्जेम्प्टेड गुड्स भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो अगर आप टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्सेबल के लिए तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और एग्जेम्प्टेड के लिए हमने यहां पर देखा है कि आपको जो है बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। सो दो अलग डॉक्यूमेंट ना इशू करके आप सिंगल एक जो है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई यहां पर इशू कर सकते हो, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट रहता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, इसमें सारे गुण रहते हैं, जो टैक्स इनवॉइस के हैं वो भी, और जो यहां पर बिल ऑफ सप्लाई के हैं वो भी यहां पर रहते हैं, ठीक है। सो वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में अ सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई मे बी इशूड फॉर ऑल सच सप्लाईज एंड इट शैल कंटेन पर्टिकुलर्स एज पर रूल 46 और 54 एज द केस में भी, और रूल नंबर 49। सो ये सारे जो भी पर्टिकुलर्स होने चाहिए वो सारे उसमें होने चाहिए, ठीक है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई के अंदर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाता है रिसीट वाउचर। अब देखिए रिसीट वाउचर क्या होता है? जब भी कोई यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, कोई सप्लायर है जो कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है रेसिपिएंट को, अब मान लीजिए अगर उस सप्लायर को कोई एडवांस रिसीव होता है, ठीक है, ये देखिए जैसे रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट मिस्टर बी मान लो और सप्लायर ए है। सो बी ने क्या किया? कुछ एडवांस पेमेंट किया है ए को, जो जनरल प्रैक्टिस है लोग करते हैं, एडवांस में पैसा पे करते हैं, और उसके बाद क्या करेगा? जब भी मिस्टर ए को जो सप्लायर है अगर उसको एडवांस रिसीव होता है, तो उस केस में वो यहां पर रिसीट वाउचर इशू करेगा, और वो किसको देगा? रेसिपिएंट को। ये एक तरह का प्रूफ रहता है कि भैया आपका जो पेमेंट है वो हमें रिसीव हो गया है, ठीक है। सो जब भी आपको एडवांस रिसीव होता है, हमने देखा था टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर कि अगर आपको सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई अगर एडवांस रिसीव होता है, उस केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई वही हो जाता है जिस दिन वो पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। सो सर्विसेज के केस में एडवांस पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। सो अगर जब भी आपको एडवांस रिसीव हुआ है, तो आप जो है यहां पर अपने रेसिपिएंट को एक रिसीट वाउचर आपको इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको जब पैसा रिसीव हुआ, जब आपको एडवांस रिसीव हुआ, तब आपको उसका नेचर पता नहीं है कि कौन से गुड्स यहां पर सप्लाई करेंगे या कौन सी सर्विसेज दी जाएगी, इंटरस्टेट होगा, इंटरस्टेट होगा। तो अगर आपको वो पता नहीं है, तो यहां पर बोला है कि आपको जो है टैक्स पे करना है एट द रेट ऑफ 18%। सो एक बार के लिए आपको 18% का रेट लेना है, और जो सप्लाई आप कर रहे हो उसको इंटरस्टेट सप्लाई मानना है, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे एडवांस रिसीव हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए मैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स में यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, सप्लाई करता हूँ या अलग अलग सर्विसेज में दे रहा हूँ। सो जो रेसिपिएंट है वो कौन सी सर्विसेज ऑप्ट करेगा, तो वो मुझे पता नहीं है, या फिर नेचर ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। तो उस केस में आपको क्या एज्यूम करना है? रेट आपको लेना है 18% का, और उस सप्लाई जो है वो इंटरस्टेट सप्लाई मान करके आपको टैक्स का पेमेंट करना रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिफंड वाउचर। अब देखिए रिफंड वाउचर जो है इसी कहानी से लिंक है। पहला केस में क्या था? जहां पर मिस्टर बी जो है, जो रेसिपिएंट है, वो एडवांस पैसा के पे करता है, और मिस्टर ए उसको रिसीट वाउचर यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे पैसा एडवांस में रिसीव हो गया। अब जब भी पैसा एडवांस में रिसीव होता है, आपको क्या करना पड़ता है? या तो आपको कुछ सप्लाई करना है, ठीक है, जो भी जिस सप्लाई के रिगार्डिंग आपको एडवांस रिसीव हुआ है, तो आपको सप्लाई करना पड़ेगा, या फिर जो है आपको टैक्स इनवॉइस यहाँ पर इशू करना पड़ेगा। सो अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई, मतलब मुझे पैसा एडवांस में रिसीव हुआ है लेकिन नो सप्लाई इज मेड, ठीक है, सब्सिक्वेंटली ना तो मैंने कोई सप्लाई किया, ना ही कोई टैक्स इनवॉइस इशू किया, इन परस्यूएंस ऑफ देयरऑफ, उस केस में जो है मुझे वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो द सेड रजिस्टर्ड पर्सन मे इशू टू द पर्सन हु हैड मेड द पेमेंट अ रिफंड वाउचर अगेंस्ट सच पेमेंट। सो इस केस में जो है मिस्टर ए जो सप्लायर है, उसको मिस्टर बी को एक रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ना उसने सप्लाई किया है, ना ही उसने कोई टैक्स इनवॉइस यहाँ पर दिया है। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्फ इनवॉइस।
और पेमेंट वाउचर, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए हैं। सेल्फ इनवॉइस क्या होता है? जब आप खुद ही अपना इनवॉइस प्रिपेयर करते हो, जो रेसिपिएंट होता है वो यहाँ पर इनवॉइस प्रिपेयर करता है, ठीक है। सो सेल्फ इनवॉइस कब बनाना पड़ेगा? तो देखो, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 9(3) एंड 9(4). 9(3) के अंदर हमने एक लिस्ट देखा था गुड्स एंड सर्विसेज का, और 9(4) के अंदर जो है, जब भी आप कोई सर्विसेज ले रहे हो फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर और आप कोई रिसीव कर रहे हो, तो उस केस में यहाँ पर आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ता है। सो उस केस में क्या बोला है, अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई भी अगर टैक्स पे कर रहे हो, तो उस केस में आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ रिसीव्ड बाय हिम। जो रेसिपिएंट होगा वो यहाँ पर जो है इनवॉइस इशू करेगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट जो ध्यान रखना है आपको कि a recipient liable to pay tax by virtue of section 9(3) has to issue invoice only when the supplier have been received from an unregistered supplier। देखिए, आपका जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर सेक्शन नंबर 9(3) की बात करूं, तो उसमें जो लिस्ट दिया है, ठीक है, उस लिस्ट के हिसाब से आप आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हो। लेकिन अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, उस केस में वो रजिस्टर्ड सप्लायर ही इनवॉइस इशू करेगा, ठीक है। तो अगर सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, 9(4) के अंदर तो कंपल्सरीली अनरजिस्टर्ड ही होगा जो आपका सप्लायर है, ठीक है। सो 9(4) के अंदर हमेशा ही सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है, तो 9(4) का केस तो आप हो गया इसमें कवर। दूसरा 9(3) के केस में ध्यान रखना है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, उसी केस में जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है वो यहाँ पर जो है सेल्फ इनवॉइस क्रिएट करेगा। क्लियर है? अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोला है? पेमेंट वाउचर। तो देखो, पेमेंट वाउचर टू बी इशूड बाय रेसिपिएंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट इफ ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 9(3) एंड 9(4). तो जब भी रेसिपिएंट ऐसा पे करेगा सप्लायर को, उस केस में वो पेमेंट वाउचर इशू करेगा, ठीक है। अगर आप आरसीएम में टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, तो जो पैसा आप जो नेट अमाउंट जो है वो जो सप्लायर को पे करोगे, उसके रिगार्डिंग आपको पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो सर, नेक्स्ट आ जाते हैं रूल नंबर 55, डिलीवरी चालान। अब देखिए, ये रूल नंबर 55 क्या बोलता है कि इन केसेस वेयर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस। मतलब देखिए, जब भी कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गुड्स का, और अगर वो विदाउट इनवॉइस है, विदाउट टैक्स इनवॉइस है, उस केस में आपको डिलीवरी चालान यहाँ पर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेचर ऑफ सप्लाई क्या है? तो देखो, जब भी आप कोई सप्लाई कर रहे हो ऑफ लिक्विड गैस, लिक्विड गैस के केस में क्या होता है, तो एक एग्जांपल समझो। मान लीजिए एक ट्रक है जो राजस्थान से लिक्विड गैस लेकर के जा रहा है गुजरात में, ठीक है। तो जब वो राजस्थान में लिक्विड गैस फिल किया, तो उसका क्वांटिटी जो था वो क्या होगा, इन बिटवीन जब आप गुजरात में लेकर के जाओगे, तब तक थोड़ा सा जो है गैस जो है वो उड़ जाएगा। तो उस केस में क्वांटिटी डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है कि कितना वहां पर आगे वाले को रिसीव होगा। तो उस केस में क्या होगा, आप टैक्स इनवॉइस तो इशू कर नहीं सकते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर जो है डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा। सेकंड, अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो गुड्स का फॉर जॉब वर्क, अब देखिए जॉब वर्कर को भेज रहे हो, तो हमने देखा है कि वो उस केस में टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? थर्ड बोला है ट्रांसपोर्टेशन गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। कोई भी ऐसा सप्लाई कर रहे हो, मतलब कोई भी रीजन से आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है जो अपना आर्ट वर्क भेज रहा है गैलरी में, तो अभी तक वो सप्लाई हुआ नहीं है। सप्लाई कब कहलाएगा? जब वो बिक जाएगी, वो पेंटिंग्स बिकेगी, उस टाइम पे वो सप्लाई कहलाएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो गुड्स का अदर देन फॉर रीजंस ऑफ सप्लाई। और लास्ट क्या बोला, सच अदर सप्लाईज में बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड, ठीक है। और कौन सी सप्लाईज हो सकती है? मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है जो अपने एजेंट को कोई गुड्स भेज रहा है, तो उस केस में जो है, ये सारे केसेस के अंदर क्या बोला है कि आपके पास एक वैलिड डिलीवरी चालान होना चाहिए, ठीक है। अब डिलीवरी चालान कैसा होगा? तो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स का, ठीक है। सो सीरियली नंबर्ड होगा, वन और मोर मल्टीपल सीरीज भी हो सकता है। और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जब भी गुड्स को रिमूव कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो टाइम पे डिलीवरी चालान होना चाहिए। क्लियर है? चलो सर, नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 55A, बात करता है टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई टू अकंपनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब देखिए, जब भी आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हो, तो जो भी उसका पर्सन इंचार्ज है उस कन्वेंस का, शैल कैरी अ कॉपी ऑफ द टैक्स इनवॉइस और द बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। जो भी पर्सन इंचार्ज है, जो भी ट्रक वाला लेकर के जा रहा है, तो उसके पास एक कॉपी होना चाहिए टैक्स इनवॉइस का या बिल ऑफ सप्लाई का, ठीक है। ताकि मान लीजिए इन बिटवीन अगर ट्रांजिट में उसको किसी इंस्पेक्टर ने या ऑफिसर ने रोक करके पूछा या डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो उस केस में उसके पास होना चाहिए, ठीक है। सो टैक्स इनवॉइस हो गया या फिर बिल ऑफ सप्लाई का कॉपी यहाँ पर होना चाहिए, जो कि इशू किया गया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 46, 46A ऑफ 49। और इन केस वेयर सच पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी एन ई-वे बिल अंडर दिस सब रूल, ठीक है। अगर ई-वे बिल मैंडेटरी है, तो उस केस में तो ई-वे बिल होना ही चाहिए, ई-वे बिल में सारी डिटेल आ जाएगी। अगर ई-वे बिल नहीं है, उस केस में टैक्स इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ अ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं? तो देखो, जीएसटी के अंदर क्या बोला है कि हर व्यक्ति जो चाहे ना, अपने हिसाब से अपना टैक्स इनवॉइस डिजाइन कर सकता है। सो कैसा डिजाइन रहेगा, क्या टेम्पलेट रहेगा, वो सारा चीज आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो।
जीएसटी के अंदर जो है कुछ मैंडेटरी फील्ड्स बोले हैं कि ये फील्ड्स आपके टैक्स इनवॉइस में होने चाहिए, ठीक है। सो ऑल टैक्स पेयर को क्या बोला है, आर फ्री टू डिजाइन देयर ओन टैक्स इनवॉइस फॉर्मेट। सो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट रख सकते हो, लेकिन उस टैक्स इनवॉइस के अंदर ये मैंडेटरी फील्ड्स होने चाहिए। कौन कौन से, तो देखो, नेम एंड एड्रेस एंड जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का जीएसटीएन होना चाहिए, नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। सेकंड, अ कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स एंड डेट ऑफ इट्स इशू। थर्ड, अगर रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है, अगर रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है, उस केस में रेसिपिएंट का नाम, एड्रेस और जीएसटीआईएन या फिर कोई यूआईएन है तो उस केस में यूआईएन ऑफ रेसिपिएंट भी उसमें मेंशन करना पड़ेगा। सेकंड, अगर रेसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है, उस केस में आपको देखना है, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है उस केस में देखना है, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो 50,000 और मोर है, 50,000 या उससे ज्यादा का अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई है, उस केस में तो आपको नाम, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, ये सारी चीजें, एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद द नेम ऑफ स्टेट एंड स्टेट कोड, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी अगर 50,000 या उससे ज्यादा का वैल्यू है। सेकंड केस, अगर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो 50,000 से कम है, लेस देन 50,000 है, और रेसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है, उस केस में जो है आपको ये डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, रेसिपिएंट का नेम, एड्रेस वगैरह होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रेसिपिएंट रिक्वायर करता है, अगर वो कहता है, उस केस में आपको वो भी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी अपने टैक्स इनवॉइस के अंदर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाता है, इन केसेस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग। सप्लाई किसका कर रहे हैं? ऑनलाइन मनी गेमिंग हो गया, या फिर इन केस वेयर एनी टैक्सेबल सर्विसेज इज सप्लाइड बाय और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ऑनलाइन मनी गेमिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, और थर्ड क्या बोला है? सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विस। इन तीन के केस में अगर ये सप्लाई कर रहे हैं किसको? किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, उस केस में जो रेसिपिएंट का जो एड्रेस है, ठीक है, आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब चाहे वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 उससे ज्यादा है या कम है, वो मैटर ही नहीं करता, आपको जो रेसिपिएंट है उसका जो है नाम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट आपको जो है मेंशन करना पड़ेगा ऑफ द रेसिपिएंट। और अगर आपने जो है सिर्फ यहां पर द सेम शैल बी डीम्ड टू बी द एड्रेस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। सो अगर आपने रेसिपिएंट का स्टेट का नाम भी अगर मेंशन कर दिया तो वो डीम्ड मान लिया जाएगा कि उसका पूरा एड्रेस यहां पर मिल गया, ठीक है। सो फुल एड्रेस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर रेसिपिएंट का स्टेट का नाम भी लिख दिया है तो वो यहां पर सफिशिएंट होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इसके केस में जो है आपको वैल्यू यहां पर देखने की जरूरत नहीं है, 50,000 है या उससे ज्यादा है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल केस में हमने क्या देखा है, अगर 50,000 या उससे ज्यादा है, उसी केस में नेम ऑफ द स्टेट और कोड लिखना जरूरी है। अगर लेस देन 50,000 तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला या फिर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, और थर्ड बोला है ओआईडीआर सर्विसेज, अगर दी जा रही है किसी अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको जो है नेम ऑफ द स्टेट यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है एचएसएन कोड। जो भी आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज का, तो एचएसएन कोड होना चाहिए। अब कितने डिजिट का एचएसएन कोड होना चाहिए, तो ये चार्ट से समझो। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर जो है लेस देन या इक्वल टू 5 करोड़ रुपीस है, कितना? एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन इक्वल टू रुपीस 5 करोड़, तो उस केस में देखो, अगर आपने B2B सप्लाई किया है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, तो 4 डिजिट का आपको एचएसएन कोड लिखना पड़ेगा। और अगर आप जो है B2C सप्लाई कर रहे हो, मतलब किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आप एचएसएन कोड नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो उस केस में 4 डिजिट का आपको मिनिमम लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑप्शनल है, अगर नहीं लिख रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर लिख रहे हो तो 4 डिजिट का लिखना पड़ेगा। क्लियर है? और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन रुपीस 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा है, उस केस में चाहे सप्लाई B2B हो या B2C हो, दोनों ही केस में आपको 6 डिजिट का एचएसएन कोड यहां पर लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, तो ये आपके टैक्स इनवॉइस में होना चाहिए। उसके बाद क्या है? डिस्क्रिप्शन हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का, क्वांटिटी हो गया, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, रेट ऑफ टैक्स कितना लगा रहे हो, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, कितना पैसा आप टैक्स का चार्ज कर रहे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है अलोंग विद द नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है, कौन से स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई फॉल करता है। नेक्स्ट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई। मान लीजिए बिल टू शिफ्ट मॉडल है, सो प्लेस ऑफ सप्लाई कहीं और है, या फिर एड्रेस ऑफ डिलीवरी जो है वो किसी और स्टेट में, तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। वेदर द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, अगर आरटीएम में टैक्स पे कर रहे हो तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा। सिग्नेचर हो गया, और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और हिज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। एंड लास्ट क्या बोला है? क्यूआर कोड होना चाहिए, हैविंग एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर, आईआरएन नंबर उसमें होना चाहिए, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, ठीक है। ई इनवॉइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इसी चैप्टर में आगे चल करके पढ़ेंगे। सो अगर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आपके पास क्यूआर कोड भी यहाँ पर मेंशन होना चाहिए इनवॉइस के अंदर, जिसमें इनवॉइस रेफरेंस नंबर मेंशन किया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं
देखिए ये सारी डिटेल्स जो हमने देखी ना, ये सारे चीजें आपके यहाँ पर टैक्स इनवॉइस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट आपका हो सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी फील्ड्स है जो आपके टैक्स इनवॉइस में होने चाहिए। देखो कुछ कंपनीज के लिए क्या बोला है, अगर कोई बैंकिंग कंपनी है या फिर इंश्योरेंस कंपनी है या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहे हैं, सो इनके केस में क्या बोला है कि इनको जो है दो चीजें के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है कि टैक्स पेयर नीड नॉट मेंशन द एड्रेस ऑफ द कस्टमर, आपको कस्टमर का एड्रेस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, एंड द सीरियल नंबर इन देयर इनवॉइसेस, सो सीरियल नंबर एंड आपका जो कस्टमर का एड्रेस है वो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखो इन कंपनीज के केस में बहुत लार्ज वॉल्यूम पे ट्रांजैक्शन रहते हैं, ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को देखते हुए यहाँ पर क्या बोला है, तीन केसेस में बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स, सो इन तीन के केस में आपको रेसिपिएंट का एड्रेस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, दूसरा सीरियल नंबर की यहाँ पर इनवॉइस की मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर है। चलो सर नेक्स्ट आ जाता है मैनर ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अब देखो इनवॉइस का कितना कॉपी बनाना है, तो देखो अगर आप सप्लाई कर रहे हो, वो सप्लाई ऑफ गुड्स का है, तो उस केस में आपको 3 कॉपीज बनानी पड़ेगी, ठीक है, पहला कंसाइनर का, दूसरा ट्रांसपोर्टर का और तीसरा कंसाइनी का, ठीक है। तो ओरिजिनल कौन होगा, जो रेसिपिएंट होगा वो उसको ओरिजिनल भेजना पड़ेगा, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर, ठीक है, जो यहाँ पर सप्लाई कर रहा है। सो 3 कॉपीज आपको बनानी है अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स का। सेकंड केस, अगर आप सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज का, तो उस केस में आपको डुप्लीकेट यहाँ पर कॉपी बनानी पड़ेगी, 2 कॉपीज बनानी है, एक ओरिजिनल जो है वो आप रेसिपिएंट को दे दोगे और डुप्लीकेट वाला जो है वो आप अपने पास रखोगे, ठीक है। सो ये सर्विस के केस में 2 कॉपीज और गुड्स के केस में 3 कॉपीज आपको प्रिपेयर करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल देयर इज नो नीड ऑफ इशूइंग इनवॉइस कॉपीज इन ट्रिप्लीकेट और डुप्लीकेट। अगर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो ये 3 कॉपी 2 कॉपीज आपको बनाने की जरूरत नहीं रहेगा। क्लियर है। चलो सर नेक्स्ट आ जाते हैं इनवॉइस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। अब मान लीजिए आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या बोला है, द इनवॉइस शैल कैरी फॉलोइंग एंडोर्समेंट। तो आपको इनवॉइस के साथ ये एंडोर्समेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब भी एक्सपोर्ट करते हो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप सप्लाई कर रहे हो मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, या तो जीएसटी का पेमेंट करके फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो यहाँ पर बॉन्ड या एलयूटी फाइल करके, ठीक है, अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आप बॉन्ड या एलयूटी फाइल करके जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हो। सो जो भी आपका केस है आपको इनवॉइस के साथ ये एंडोर्समेंट लगाना पड़ेगा। क्लियर है। चलो एक्सपोर्ट के केस में क्या इनवॉइस में कुछ बदलाव रहेंगे क्या, कोई बदलाव नहीं है, जैसा हमने टैक्स इनवॉइस के पर्टिकुलर्स देखे वैसा ही आपको इनवॉइस प्रिपेयर करना पड़ेगा। बस एक चीज ध्यान रखना कि हमने जब पढ़ा था कि आपका अगर रेसिपिएंट जो है, अगर वो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होता है और वैल्यू अगर 50,000 या उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपको उसका स्टेट का नाम और स्टेट का कोड लिखना पड़ता है। बट इस केस में क्या हो रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट के केस में आपको स्टेट का नाम तो होगा नहीं, इसलिए जो है आपको नेम ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन जहां पर वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वो यहां पर आपको मेंशन करने रहेंगे। सो इतना सा बदलाव रहेगा, अदरवाइज जो हमने टैक्स इनवॉइस की डिटेल्स देखी वैसा का वैसा ही आपको एक्सपोर्ट का इनवॉइस भी रहने वाला है, ठीक है। चलो सर ये सारे प्रोविजंस हो गए इनवॉइस के रिगार्डिंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ई इनवॉइसिंग, ठीक है। ई इनवॉइसिंग बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो ई इनवॉइसिंग क्यों यहाँ पर लाया गया, सो ई इनवॉइसिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर रिपोर्टिंग B2B ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अगर B2B इनवॉइसेस हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये सिस्टम लाया गया है ई इनवॉइसिंग का, ठीक है। अब ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल किसको रहेगा, तो देखो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पैन पे जितने आपके रजिस्ट्रेशन है सबको मिला करके, अगर आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, मतलब 2017-18 से लेकर के अभी तक कोई भी साल के अंदर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन 5 करोड़ रुपीस, कितना है 5 करोड़ से अगर ज्यादा है, उस केस में आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। उस केस में आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा जितना भी आपका B2B सप्लाई है, ठीक है, B2C नहीं बोला है। अगर आप जो भी सप्लाई कर रहे हो रजिस्टर्ड पर्सन को तो B2B सप्लाई, एंड साथ में क्या बोला फॉर एक्सपोर्ट्स। इस ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस के लिए एक्सपोर्ट को भी यहाँ पर ऐसा ही माना गया है जैसे वो B2B सप्लाई कर रहे हो। सो B2B इनवॉइसेस एंड आपका जो एक्सपोर्ट है इनके रिगार्डिंग आपको ई इनवॉइस यहाँ पर बनाना पड़ेगा। कहां पर बनाएंगे, तो देखो यहां पर ई इनवॉइसिंग के लिए ये एक पोर्टल बनाया है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है। तो इनवॉइसिंग आपको यहां पर जाके प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप देखो कोई भी व्यक्ति वॉलेंटरीली इनवॉइस नहीं बना सकता, जिनको नोटिफाई किया है वही यहां पर इनवॉइस बना सकते हैं। नोटिफाई किसको किया है, जिसका टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। और कब से देखना है, 17-18 से। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए मेरा टर्नओवर जो है वो 17-18 में यहां पर 2 करोड़ था, ठीक है। अब उसके बाद 18-19 आ गया, 18-19 में 3 करोड़ है, 19-20 में मान लीजिए यहां पर 6 करोड़ हो गया, ठीक है। और वापस से 20-21 के अंदर 2 करोड़ हो गया,
तो उस केस में हमें क्या देखना है, कोई भी एक साल में अगर आपका टर्नओवर जो है यहाँ पर एक्सीड कर गया, ठीक है, 5 करोड़ से अगर एक्सीड हो गया है, तो उस केस में ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लियर है? इवन तो बाद में चल करके अगर टर्नओवर कम भी हो गया तो भी आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लियर है? चलो सर, अब जब भी इनवॉइस बना रहे हो तो आपको यहाँ पर IRN नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। सो टैक्स पेयर विल कंटिन्यू टू क्रिएट देयर जीएसटी इनवॉइसेस ऑन देयर ओन। हमने जो इनवॉइस के फॉर्मेट देखा है, हम हमारे हिसाब से इनवॉइस बनाएंगे, जो मैंडेटरी फील्ड्स हमने देखे वो उस इनवॉइस के अंदर होने चाहिए। अब ई इनवॉइसिंग में क्या बोलता है कि आप पहले अपना इनवॉइस बनाओ, फिर उस इनवॉइस को जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। कहां पर अपलोड करोगे? यहाँ पर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर। सो यहाँ पर आप अपना इनवॉइस जो है यहाँ पर अपलोड करोगे। उसके बाद जो है यहाँ पर IRP जो है यहाँ जनरेट करेगा एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर। जो इनवॉइस आपने अपलोड किया है उस इनवॉइस के अगेंस्ट में जो है एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, जो कि डिजिटली साइन होगा एंड एडिंग अ QR कोड, मतलब उसके ऊपर एक QR कोड लगा करके जो है वापिस से सप्लायर को रिटर्न कर दिया जाएगा। जो आपका इनवॉइस आपने भेजा वो आपको वापिस रिटर्न कर देंगे, लेकिन डिजिटली साइन करेंगे। एक यहाँ पर QR कोड होगा और उस QR कोड के अंदर जो है IRN नंबर भी एम्बेडेड रहने वाला है, ठीक है। सो अ GST ई इनवॉइस विल बी वैलिड ओनली विद अ वैलिड IRN। सो अगर आपके पास IRN नंबर है तो ही वो इनवॉइस जो है ई इनवॉइस वैलिड माना जाएगा। अब ये IRN नंबर क्या है? तो IRN जो है 16 कैरेक्टर हैश नंबर्स रहता है। सो बड़ा सा एक नंबर आता है जो आपके इनवॉइस के ऊपर छप करके आ जाएगा। क्लियर है? और अगर IRN नंबर है तभी वो ई इनवॉइस वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ई इनवॉइस के एडवांटेज क्या है। सो देखो, ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस। अब देखो ये जो पोर्टल है IRP पोर्टल, ये लिंक रहता है आपका जीएसटी का कॉमन पोर्टल हो गया, आपका ई वे बिल का जो पोर्टल है उन सबसे लिंक रहता है। तो अगर आपने कोई भी इनवॉइस अपलोड किया है तो वो यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है आपके GSTR 1 में भी आ जाएगी, जो रेसिपेंट है उसके GSTR 2A 2B में पहुंच जाएगा। और ई इनवॉइस के अगर आपने ट्रांसपोर्टर का डिटेल डाला है तो उसके इसमें जो है आपका ई वे बिल भी जनरेट यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? सो काफी चीजें यहाँ पर हेल्प मिलती है। सो एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले ऑटो रिपोर्टिंग हो जाता है इनवॉइस का, ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल। अगर आपने ट्रांसपोर्टर का डिटेल डाला है तो उस केस में ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसक्रिप्शन एरर्स, अर्ली पेमेंट हो जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, रिडक्शन ऑन टैक्स इवेजन एंड एलिमिनेशन ऑफ फेक इनवॉइसेस। तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर रहने वाले हैं अगर आप ई इनवॉइस क्रिएट करते हो तो, ठीक है। अब ई इनवॉइसिंग कहाँ एप्लीकेबल होगा, कहाँ नहीं होगा, तो देखो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा सा यहाँ पर टेबल दिया हुआ है। सो ध्यान रखना, 8 केसेस यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। सो पहला, अगर आप कोई भी B2B सप्लाई कर रहे हो, कौन सा B2B अगर सप्लाई कर रहे हो तो ई इनवॉइस तो लाए हैं B2B इनवॉइस के लिए ही है, तो उस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा ई इनवॉइसिंग। सेकंड, अगर आप B2C सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में ई इनवॉइसिंग का प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। सेकंड, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो बाय नोटिफाइड पर्सन तो उस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा ई इनवॉइस। लेकिन अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, तो उस केस में नॉट एप्लीकेबल रहेगा। थर्ड, अगर आप सप्लाई कर रहे हो मेड बाय नोटिफाइड पर्सन, द टैक्स ऑन विच इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब देखिए, मैं ऐसा कोई सप्लाई कर रहा हूं, मान लीजिए मेरा जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा है और मैं ऐसा कोई सप्लाई कर रहा हूं जो आरसीएम के अंदर है, कवर्ड है, ठीक है, तो उस केस में इवन दो रेसिपेंट यहाँ पर टैक्स पे करेगा, लेकिन मुझे जो है यहाँ पर ई इनवॉइस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो एप्लीकेबल हो जाए। लेकिन अगर जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, 94 वाला केस देखो, अगर सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप कोई भी सप्लाई रिसीव कर रहे हो, उस केस में ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है? तो लास्ट क्या बोला है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर जो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसका एक समरी समझते हैं। तो देखो, अगर आप B2B अगर सप्लाई कर रहे हो तो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन B2C अगर सप्लाई कर रहे हो B2C सप्लाई में नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप सप्लाई कर रहे हो जो आरसीएम के अंदर कवर्ड है, ठीक है, और आपका आउटवर्ड सप्लाई है तो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आरसीएम में इनवर्ड सप्लाई है तो उस पर ई इनवॉइसिंग नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। थर्ड, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, लेकिन अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और लास्ट केस, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है तो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन अगर कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सो 8 सिनेरियोस को जो है मैंने यहां पर समराइज कर दिया है। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सप्लाई कहां हो रहा है, ठीक है। फिर से एक बार देखो, अगर कोई B2B सप्लाई कर रहा हूं तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल, B2C नॉट एप्लीकेबल। अगर आरसीएम का आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं तो फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। आरसीएम के अंदर इनवर्ड सप्लाई कर रहा हूं तो मतलब इनवर्ड सप्लाई आपकी है तो वो यहां पर कवर नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल, इंपोर्ट के केस में इनवॉइसिंग नॉट एप्लीकेबल।
अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसको एप्लीकेबल रहेगा, और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये यहां पर ये एप्लीकेबिलिटी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। अब देखिए ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया हुआ है कुछ स्पेसिफाइड लोगों को। सो कौन कौन से लोग हैं? पहला, कोई एसीजेड यूनिट है। ठीक है, ध्यान रखना एसीजेड डेवलपर नहीं है। ठीक है, एसीजेड डेवलपर को यहाँ काटा हुआ है। सो अगर कोई एसीजेड यूनिट है तो उस पे ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट, कोई इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनी है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी। थर्ड बोला है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो गया। फोर्थ, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। फोर्थ, मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन है। ठीक है, कोई भी पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। और लास्ट क्या बोला है? कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटीज है। सो इन सारे लोगों को है, इन सारे लोगों के लिए क्या बोला है कि आपके ऊपर जो है ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। क्लियर है? चलो सर, अब ये जो लोग हैं जिनको ई इनवॉइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सो डिक्लेरेशन क्या है? तो ये देखो, आई वी हियर बाय डिक्लेयर दैट दो आवर एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1780 ऑनवर्ड्स इज मोर देन एग्रीगेट टर्नओवर। हम मतलब हमारा जो टर्नओवर है वो तो ज्यादा है 5 करोड़ से, लेकिन चूंकि हमें एग्जम्पशन दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर ई इनवॉइस क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, सो उनको एक यहाँ पर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये जो एग्जम्पशन दिया है, ये जो एग्जम्पशन है फ्रॉम जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस, ये एप्लीकेबल होगा टू द होल ऑफ एंटिटी। ठीक है, एंटिटी एज अ होल पे यहां पर एप्लीकेबल होगा। अब ये क्या बोल रहा है तो समझो, मान लीजिए कोई बैंकिंग कंपनी है। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर देखा है कि बैंकिंग कंपनी को जो है बैंकिंग कंपनी को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। सो अगर कोई बैंकिंग कंपनी है जो बैंकिंग सर्विसेज भी दे रही है, साथ में कुछ सप्लाई कर रही है गुड्स का भी, मान लीजिए बुलियंस का सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो वो जो सप्लाई कर रही है गुड्स का या साथ में जो सर्विसेज दे रही है, दोनों ही एंटिटी एज अ होल पे जो है यहाँ पर ई इनवॉइसिंग का प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं रहने वाले। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगर कोई ये मल्टीप्लेक्स का स्क्रीन है तो इसमें क्या कर रहे हैं? मूवीज भी दिखा रहे हैं, साथ में कुछ पॉपकॉर्न वगैरह भी दे रहे हैं, तो एंटिटी एज अ होल पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? सो ये चीज ध्यान रखना, एग्जम्पशन पूरे एंटिटी एज अ होल पे नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट आ जाता है कैंसलेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइसेस। अब देखिए कोई इनवॉइस आपने रिपोर्ट कर दिया है तो क्या उसका कैंसलेशन हो सकता है क्या? तो देखो कैंसलेशन और अमेंडमेंट के लिए क्या बोला है कि अगर आपको अमेंड करना है तो वो आप अमेंड नहीं कर सकते आईआरपी पोर्टल पे। तो ठीक है, तो अमेंडमेंट के बारे में बोला है कि नॉट पॉसिबल थ्रू आईआरपी पोर्टल, बट इसका जो अमेंडमेंट है वो आप अपने जीएसटी पोर्टल पे, जीएसटीआर 1 के अंदर जो अमेंडमेंट टेबल रहता है वहां पर जाकर के जो है आप अमेंड कर सकते हो, बट आईआरपी पोर्टल के ऊपर कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है? और सेकंड, जो कैंसलेशन की बात की है, सो कैंसल आप कर सकते हो आईआरएन नंबर को फॉर एन ई इनवॉइस ऑलरेडी रिपोर्टेड बाय रिपोर्टिंग इट ऑन आईआरपी पोर्टल विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। सो कैंसलेशन अलाउड है, लेकिन यहां पर जो है अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ आप कॉमन पोर्टल पे ही कर सकते हो, आईआरपी पोर्टल पे आप अमेंड नहीं कर सकते हो। कैंसलेशन हो जाएगा, लेकिन कैंसलेशन का भी एक कंडीशन है कि अगर मान लीजिए आपने कोई आईआरपी पोर्टल पे कोई इनवॉइस का ई इनवॉइस क्रिएट किया है, ठीक है, और मान लीजिए वहां से जो, चूंकि ये पोर्टल जो है लिंक रहते हैं ई वे बिल के पोर्टल से, तो मान लीजिए कोई ई वे बिल भी जनरेट हो गया उससे, और अगर वो ई वे बिल जो है वो एक्टिव है, ठीक है, ई वे बिल इज एक्टिव है, और अगर उसको वेरीफाई कर दिया है किसी ऑफिसर ने ड्यूरिंग द ट्रांजिट, उस केस में जो है वो जो आईआरएन नंबर है वो आपका कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो ई वे बिल एक्टिव है और उसको वेरीफाई कर दिया गया है किसी ऑफिसर के द्वारा ड्यूरिंग ट्रांजिट, उस केस में कैंसिलेशन ऑफ आईआरएन विल नॉट बी परमिटेड। क्लियर है? अदरवाइज आप जो है यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है जनरेशन ऑफ ई वे बिल और पॉपुलेटिंग रिलेवेंट पार्ट्स ऑफ जीएसटी रिटर्न थ्रू ई इनवॉइसिंग डेटा। अब देखिए, चूंकि मैं बता चुका हूं कि ये जो ई इनवॉइसिंग का जो पोर्टल है आईआरपी पोर्टल, ये लिंक रहता है, ठीक है, जीएसटी कॉमन पोर्टल से भी और ई वे बिल के सिस्टम से भी। सो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है जीएसटी सिस्टम पे डिटेल्स भेज देगा, तो जो भी सप्लायर है उसके जीएसटीआर 1 में जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा डेटा। ठीक है, सो देखो ये जहां पर भी आपका कोई क्लाइंट है इसमें भी आप देखोगे, चूंकि मैं भी जब काम करता था तो एक हमारा ऐसा क्लाइंट था जिसमें जो है यहाँ पर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल थे और लिमिटेड ट्रांजैक्शंस रहते थे, 30-40 ट्रांजैक्शंस रहते थे। अब जब भी मैं जीएसटीआर 1 फाइल करने जाता था ना, तो सारे ट्रांजैक्शन ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाते हैं, क्योंकि ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल है। सो बहुत जल्दी में, मतलब 5 मिनट के अंदर जो है वो रिटर्न फाइल हो जाता था। क्यों? क्योंकि सारा डेटा जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाता है सप्लायर के बारे में। सो इससे जो है काफी हेल्प मिल जाती है कि सारी डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, सेकंड, जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट के वहां पर भी डिटेल पहुंच जाता है, जीसीआर 2A 2B के अंदर वो डिटेल्स यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आपने जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टर आईडी दे दिया या व्हीकल नंबर अगर मेंशन किया है, तो उस केस में जो है आपका ऑटोमेटिकली जो है ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लिंक रहती है, इससे काफी हेल्प मिलती है आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं ई इनवॉइसिंग स्कीमा। हमने देख किया कि आपको जीएसटी INV 01 के अंदर जो है यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ता है। अब देखो नेक्स्ट,
बल्क अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसेस टू आईआरपी पोर्टल इज ऑल्सो अवेलेबल, मतलब आपके पास ज्यादा इनवॉइस है तो आप बल्क अपलोडिंग भी कर सकते हो इनवॉइसेस का। नेक्स्ट बोला है कि जब भी आप ई इनवॉइस बना रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या बोला है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कैरी द फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइसेस इन केस वेयर ई इनवॉइसिंग हैज बीन ग्रांटेड। मतलब अगर ई इनवॉइसिंग यहाँ पर मिला हुआ है तो उस केस में आपको फिजिकल कॉपी लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ एक क्यूआर कोड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब भी आप ई इनवॉइस करवाते हो तो आपके पास एक क्यूआर कोड आ जाता है जिसमें आईआरएन नंबर भी मेंशन होता है। तो अगर आपके पास सिर्फ क्यूआर कोड भी है तो उस केस में आपके लिए वो सफिशिएंट होगा। जो भी ऑफिसर को अगर इन ट्रांजिट कोई चेक करना होगा तो वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके सारा डिटेल्स वेरीफाई कर सकता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं ओवरऑल वर्कफ्लो क्या रहने वाला ई इनवॉइस का। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इनवॉइस बनाएंगे और उसको जो है अपलोड करेंगे ई इनवॉइस स्कीमा को आईआरपी पोर्टल पे। उसके बाद आईआरपी पोर्टल क्या करेगा, आईआरएन नंबर जनरेट करेगा, ठीक है, आईआरएन नंबर होता है तभी वो इनवॉइस जो है वैलिड माना जाता है। तो आईआरपी पोर्टल क्या करेगा, आईआरएन नंबर बताएगा, उसके बाद उसको डिजिटली साइन करेगा और उसमें एक क्यूआर कोड ऐड करेगा। क्लियर है? तो डिजिटली साइन करेगा, क्यूआर कोड ऐड करेगा, उसके बाद जो है उसको रिटर्न कर देगा टू इनवॉइस टू दी सप्लायर। जो सप्लायर का इनवॉइस है उसको वापस से रिटर्न कर देगा और सप्लायर जो है यहाँ पर शेयर करेगा द ई इनवॉइस विद रिसीवर अलोंग विद द क्यूआर कोड। सो सप्लायर क्या करेगा, वही इनवॉइस जो है आगे अपने रिसीवर को यहाँ पर सेंड कर देगा। क्लियर है? सो ये सारा यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्यूआर कोड। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्यूआर कोड क्या होता है, जिसमें आपके आईआरएन नंबर एम्बेडेड रहता है और वो आपके इनवॉइस में यहाँ पर आ जाएगा जब भी आप आईआरपी पोर्टल पे अपना इनवॉइस अपलोड करोगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इससे एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। सो डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है, देखो डायनेमिक क्यूआर कोड आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा ऑन B2C इनवॉइसेस, मतलब कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में डायनेमिक क्यूआर कोड आपको लगाना पड़ेगा। अब देखो क्यूआर कोड और डायनेमिक क्यूआर कोड में अंतर क्या है, तो समझो क्यूआर कोड नॉर्मल रहता है जहां पर आप स्कैन करते हो, आप मान लीजिए आप कहीं पे भी जाओ आज की तारीख में, कहां पर भी आप जाकर के पेमेंट करते हो ऑनलाइन, सो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना पैसा पे कर सकते हो, ठीक है। सो वो आपने हर जगह देखा है। डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है, जहां पर आपको अमाउंट एडिट करने का मौका नहीं मिलता है। जैसे कि आप मान लीजिए वी मार्ट में जाओगे, डी मार्ट में जाओगे या रिलायंस स्मार्ट में जाओगे, सो वहां पर आप कुछ भी शॉपिंग करते हो, जब भी शॉपिंग करोगे अगर आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट करते हो तो आपको सिर्फ स्कैन करना है, ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाता है और वो अमाउंट को आप अपडेट नहीं कर सकते, एडिट भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो अमाउंट लिखा है आपको सिर्फ यहाँ पर पे करना रहता है। सो प्रोसेस क्या है, सिंपल स्कैन एंड पे आप यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर है? सो उसको बोलते हैं डायनेमिक क्यूआर कोड। अब ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो देखो ऑल B2C इनवॉइसेस, जो भी आप यहाँ पर सप्लाई कर रहे हो किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, issued by registered person whose aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards, कहां से देखना है, 2017-18 से लेकर के अभी तक कोई भी साल के अंदर अगर आपका टर्नओवर जो है एक्सीडिंग 500 करोड़ है, मतलब 500 करोड़ से ज्यादा का अगर टर्नओवर है, उस केस में जो है आपको यहाँ पर डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लियर है? और B2C इनवॉइसेस के केस में आपको अगर कोई व्यक्ति है जिसको यूएएन नंबर है तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा और उसको भी जो है डायनेमिक क्यूआर कोड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब देखो ये बड़े लोगों के लिए दिया है, ठीक है, जो भी मैंने जो एंटिटीज बताई, वी मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, रिलायंस स्मार्ट हो गया, ये क्या है 500 करोड़ से ज्यादा के बड़े बिजनेसेस रहते हैं। तो इन पे ये एप्लीकेबल किया है कि आपको जो है सिंपल यहाँ पर डायनेमिक क्यूआर कोड रखना है, उसमें क्या होगा, सिंपल स्कैन इन पे यहाँ करके जो है पैसा पे कर सकते हो, ठीक है। सो डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए ये डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस लाए गए हैं, ठीक है। अब देखो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड। अब डायनेमिक क्यूआर कोड किसको एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। सो कुछ लोगों का यहाँ पर नाम दिया है। पहला हो गया इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसीज। सेकंड बोला है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। थर्ड हो गया पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। फोर्थ हो गया मल्टीप्लेक्स स्क्रीन और लास्ट बोला है सप्लाई ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज, ठीक है। सो इन 5 लोगों को जो है डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? सो ये देखो ये जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स तो देखे ना, ये सिमिलर थे, जो ई इनवॉइसिंग के जो एक्सेप्शन दिए हुए ना उसमें सिमिलर ये 4 पॉइंट्स भी दिए थे। बस एक पॉइंट एडिशनली आपको ध्यान रखना है, सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज। सो इनके ऊपर जो है डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं नो डायनेमिक क्यूआर कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि हमने देखा है कि एक्सपोर्ट को B2B सप्लाई माना जाता है, ठीक है, जब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे पहले। सो उस केस में इसको B2C नहीं मानेंगे और उस केस में जो है आपको डायनेमिक क्यूआर कोड के जो प्रोविजंस है वो एक्सपोर्ट के केस में भी एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाता है कंप्लायंस विद द डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट इन सर्टेन केसेस। तो देखो यहाँ पर कुछ केसेस दिए हुए हैं, सिंपल आपको क्रक्स में बता दूं, अगर सप्लायर ने जो है यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस दिया है पेमेंट का, तो उस केस में जो है ऐसा डीम्ड मान लिया जाएगा कि आपने डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस को कंप्लाई कर लिया, ठीक है। सो अलग अलग सिनेरियोस दिए, आप एक बार रीड कर सकते हो क्या चीजें हैं। मतलब जब भी देखिए मान लीजिए मैं पेमेंट करने गया लेकिन उसने जो है
डायनेमिक किसी कस्टमर ने जो है क्यूआर कोड नहीं किया, उसने दूसरी मोड से पेमेंट कर दिया, ठीक है, या फिर कोई मान लीजिए सिस्टम है जिसमें जो इनवॉइस क्रिएट होता है वो दूसरे सिस्टम में क्रिएट होता है और पेमेंट जो है अलग सिस्टम में होता है। सो सिंपल क्रक्स क्या है कि सप्लायर को प्रोवाइड करना पड़ेगा क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट। अगर उसने क्रॉस रेफरेंस दे दिया पेमेंट का तो ऐसा डीम्ड मान लिया जाएगा कि आपने डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस का कंप्लाई कर लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। अब देखिए यहां पर हमारा सेक्शन नंबर 31 पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर 4 सेक्शन दिए हुए हैं, 31 से लेकर के 34। 31 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं 34 के अंदर, ठीक है। 32 एंड 33 बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन है, वो लास्ट में आप देख लेंगे। तो 34 बात करता है क्रेडिट एंड डेबिट नोट। सो दो कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 बात करता है क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट कब इशू किया जाएगा? सो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने बहुत देखा होगा, जब भी आपको अपना लाइबिलिटी कम करना होता है तो जो है लोग यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं, बट ऐसा सही नहीं है। सही क्या है कि जो केसेस स्पेसिफाई किए अगर उन केसेस में फॉल करता है उसी केसेस में आप जो है क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। सो 4 सिनेरियोज में आप जो है क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। कौन कौन से? पहला बोला है जहां पर आपका टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस जो है वो ग्रेटर देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। मतलब क्या हुआ, जो इनवॉइस में जो वैल्यू आपने चार्ज किया है वो ज्यादा चार्ज किया है एज कंपेयर टू जितना होना चाहिए। मतलब 100 रुपए के गुड्स थे, आपने जो है 150 जहां पर चार्ज करिए, ठीक है। सेकंड, जो टैक्स चार्ज किया है इनवॉइस के अंदर वो ग्रेटर है, मतलब ज्यादा है एज कंपेयर टू द टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। मतलब आपको 18 रुपए ही चार्ज करने थे, आपने जो है 20 रुपए या 25 रुपए चार्ज कर लिए, तो टैक्स चार्ज ज्यादा हो गया। थर्ड केस बोला है वेयर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रेसिपिएंट। मतलब मैंने कोई सप्लाई किया, मेरा सेल्स रिटर्न हो गया, ठीक है। जब भी मैं सेल करता हूं तो वो सेल को मैं अपने जीएसटीआर 1 में शो करूंगा, लेकिन जब वो मेरा सेल्स रिटर्न हो जाता है तो मैंने तो अपना लाइबिलिटी बता दिया जीएसटीआर 1 के अंदर। जीएसटीआर 1 में जितना मेरा आउटवर्ड लाइबिलिटी है उसमें मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा जीएसटीआर 3 में, ठीक है। तो आप उस लाइबिलिटी को कम कैसे करेंगे? तो क्रेडिट नोट जब आप इशू करते हो, जब सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करता है तो उसका लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपका सेल्स रिटर्न हो गया है तो आपको क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। और लास्ट क्या बोला है, वेयर गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट। मतलब जितना गुड्स और सर्विस सप्लाई किया वो कम सप्लाई किया। मान लीजिए मैंने 100 रुपीज चार्ज किया कस्टमर से, लेकिन उसको जो गुड्स एंड सर्विसेज दिया है वो 60 रुपीज का ही दिया, मतलब कम यहाँ पर दे दिया, तो उस केस में मैं क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूँ। तो इन 4 सिनेरियोज में जो है जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर है, सप्लायर इशू करेगा 1 और मोर क्रेडिट नोट। किसको करेगा? जो भी रेसिपिएंट रहेगा ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। क्लियर है? 4 केसेस कौन से देखें? पहला, जो टैक्सेबल वैल्यू है इनवॉइस के अंदर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू टैक्सेबल वैल्यू जो होना चाहिए सप्लाई के लिए। सेकंड, जो टैक्स चार्ज किया है वो ज्यादा चार्ज किया। थर्ड, जो मैंने सप्लाई किया है वो रिटर्न हो गया है, सेल्स रिटर्न हो गया है। और फोर्थ क्या बोला है, जो सप्लाई मैंने किया है दैट सप्लाई इज फाउंड टू बी डेफिशिएंट, ठीक है, कम सप्लाई किया मैंने, जितना मैंने पैसा चार्ज किया उससे कम सप्लाई किया है। तो इन 4 केसेस के अंदर जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो यहाँ पर इशू करेगा क्रेडिट नोट टू दी रेसिपिएंट। क्लियर है? अब देखो, जब भी क्रेडिट नोट इशू होता है तो मेरा लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझो, मैंने मान लीजिए 1000 रुपीज के गुड्स सेल किए, ठीक है। अब 1000 रुपीज का सेल कर दिया, ये 1000 रुपीज मैं अपने जीएसटीआर 1 में शो कर दूंगा, ठीक है। जीएसटीआर 1 के अंदर मैं शो करूंगा। अब जीएसटीआर 1 में मेरा आउटवर्ड लाइबिलिटी है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से 200 रुपए के गुड्स जो है वो रिटर्न हो जाते हैं, तो सेल्स रिटर्न जब होगा तो मैं क्या करूंगा, इसके रिगार्डिंग क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा, ठीक है। क्रेडिट नोट इशू करूंगा और वो क्रेडिट नोट भी मेरे जीएसटीआर 1 में शो होगा। तो क्या होगा, उससे मेरा लाइबिलिटी कम हो जाएगा। सो नेट मैंने कितना किया है, मैंने 800 का सप्लाई किया है, तो मुझे अब जो है इस 800 के ऊपर ही टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया क्रेडिट नोट का। अब आ जाता है कि क्रेडिट नोट का टाइम लिमिट क्या है, क्योंकि देखो टाइम लिमिट क्यों दिया है, ताकि मेरा जो है इससे क्या हो रहा है, मेरा लाइबिलिटी कम हो रहा है, ठीक है। सो लाइबिलिटी कम हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर टाइम लिमिट लाना जरूरी है। अगर मेरा लाइबिलिटी बढ़ रहा होता, जैसे डेबिट नोट के केस में कोई टाइम लिमिट नहीं दिया, क्यों सर? क्योंकि उससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का जो है कोई यहाँ पर फायदा नहीं है, ठीक है। उसमें लाइबिलिटी मेरा बढ़ ही रहा है डेबिट नोट से। क्रेडिट नोट में मेरा लाइबिलिटी कम हो रहा है, कम हो रहा है तो उस केस में लिमिट डाल दिया कि आपको जो है इतने टाइम पीरियड तक क्रेडिट नोट क्लेम कर लेना, अदरवाइज जो है वो क्रेडिट नोट लैप्स हो जाएगी, ठीक है। सो टाइम लिमिट क्या है, 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लाई वाज मेड। जिस ईयर में सप्लाई हुआ उसके अगले साल के 30th नवंबर तक। और दूसरा क्या बोला है, और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न किस दिन फाइल करते हैं? 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सो 30th नवंबर और 31 दिसंबर विचएवर इज जो अर्लियर है, इस टाइम पीरियड तक जो है आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। क्लियर है? चलो सर, नेक्स्ट क्या बोला है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट that credit notes are not permitted to be issued in case of secondary discount are allowed by the supplier, ठीक है। सेकेंडरी डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ा है। अब सेकेंडरी डिस्काउंट के केस में क्या होता है, जब आपको जो डिस्काउंट है वो नॉट नोन होता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब पहले पता नहीं होता। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3 के अंदर हमने एक्सक्लूजन्स देखे थे, उसमें डिस्काउंट था। अब डिस्काउंट के केस में हमने देखा था अगर पोस्ट सप्लाई आपको डिस्काउंट मिल रहा है
उस केस में अगर वो नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई है तो आपको जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से लेस नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप अगर जो है सेकेंडरी डिस्काउंट का केस है, उस केस में आप क्रेडिट नोट जो है परमिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे जो है आपका लाइबिलिटी अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पहले ही वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया था। तो अब जो है ये डिस्काउंट से आपको क्रेडिट नोट इश्यू नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है डेबिट नोट, सेक्शन नंबर 34 सबसेक्शन 3। सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 बात करता है क्रेडिट नोट की, सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 बात करता है टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ क्रेडिट नोट, और सबसेक्शन 3 बात करता है डेबिट नोट के बारे में। डेबिट नोट जो है जस्ट अपोजिट मान लो आप क्रेडिट नोट का। सो दो सिनेरियोस के अंदर जो है यहाँ पर डेबिट नोट इशू किया जाएगा। कौन इशू करेगा? सप्लायर इशू करेगा। किसको इशू करेगा? रेसिपिएंट को इशू करेगा, ठीक है। सो दो सिनेरियोस कैसे है? जब आपका टैक्सेबल वैल्यू जो है इनवॉइस का वो लेस देन है टैक्सेबल वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, ठीक है। इनवॉइस का जो अमाउंट है वो कम है। और दूसरा क्या बोला है? टैक्स चार्ज इन इनवॉइस इज लेस देन द टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, ठीक है। सो टैक्स आपने कम चार्ज कर दिया, मुझे 20 रुपए चार्ज करना था, 18 रुपीज चार्ज करना था, मैंने 15 ही चार्ज किया या 12 रुपीज ही चार्ज किया, तो उस केस में मैं डेबिट नोट यहां पर दे सकता हूं। कौन इशू करेगा? रजिस्टर्ड सप्लाई करेगा। किसको करेगा? रेसिपिएंट को, ठीक है। सो डेबिट नोट यहां पर दिया जाएगा। नेक्स्ट, registered person shall declare the details of such debit note in the return for the month during which such debit note was issued। जिस मंथ में इशू किया उस मंथ में आपको जो है यहाँ पर शो करना है। अब डेबिट नोट के केस में कोई टाइम लिमिट नहीं है। सर क्यों नहीं है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि इससे जो है गवर्नमेंट को कोई फायदा यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो भैया लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट को तो अच्छा है, आपका लाइबिलिटी बढ़ेगा तो उनको और ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, इसलिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी डेबिट नोट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डेबिट नोट शैल इंक्लूड अ सप्लीमेंट्री इनवॉइस। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, यहां पर डेबिट नोट होता क्या है? जब मैंने वैल्यू कम चार्ज कर दिया, मुझे चार्ज करना था 500 रुपीज लेकिन मैंने गलती से 400 ही चार्ज किया, तो उस केस में मैं 100 रुपीज का जो है यहां पर डेबिट नोट दे दूंगा। या फिर कई बार क्या होता है कि एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस दे देते हैं कि 400 तो मैंने पहले ही चार्ज कर लिए थे, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, मुझे चार्ज करना था 500 रुपीज, ठीक है, लेकिन मैंने जो है सिर्फ 400 रुपीज ही चार्ज किया। तो अब ये जो बचा हुआ 100 है, इसके रिगार्डिंग मैं क्या कर सकता हूं? या तो मैं डेबिट नोट इशू कर दूं, ठीक है, या तो डेबिट नोट इशू कर दूं, या फिर जो है मैं एक और इनवॉइस इशू कर दूं, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री इनवॉइस। सो सप्लीमेंट्री अगर इनवॉइस को इशू किया है तो वो भी यहां पर इंक्लूड हो जाएगा डेबिट नोट में, उसको भी डेबिट नोट ही माना जाएगा, ठीक है। सो डेबिट नोट शैल इंक्लूड अ सप्लीमेंट्री इनवॉइस। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट आ जाते हैं, एक सर्कुलर दिया है अच्छा सा, प्रोसीजर इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन और ड्रग्स। अब देखिए दवाइयां जो हम खरीदते हैं, मेडिसिन, अब उनका जो है यहाँ पर एक्सपायरी डेट होता है। सो एक्सपायरी डेट के बाद वो कोई काम की नहीं रहती है, ठीक है। सो अब यहाँ पर समझो 4 पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। सो इस केस में जो है 4 पार्टीज इन्वॉल्व रहती है। एक होता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर जो है दवाइयां भेजता है किसको? होलसेलर को। होलसेलर किसको भेजेगा? होलसेलर आगे जो है रिटेलर को भेजता है, और रिटेलर आगे कस्टमर को भेजता है, ठीक है। सो ये 4 पार्टीज इन्वॉल्व रहती है। कौन कौन सी? पहला मैन्युफैक्चरर रहेगा, वो यहाँ पर होलसेलर को देगा वही दवाइयां, वो होलसेलर रिटेलर को देगा, और रिटेलर फाइनल जो है कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। अब मेडिसिन का केस में क्या होता है कि वो थोड़े टाइम बाद एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है उसके बाद जो है वो कोई भी कस्टमर उसको नहीं खरीदता है, ठीक है, और ना ही कोई रिटेलर यहाँ पर बेच सकता है, ये अलाउड ही नहीं है। सो उस केस में क्या होगा? वो वापस से रिटर्न हो जाती है। सो रिटर्न के 2 केसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। सो 2 ऑप्शन यहाँ पर जो है फॉलो कर सकता है। अब रिटर्न कौन करेगा? तो देखो जो कस्टमर है, कस्टमर तो पिक्चर में ही नहीं है, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली कंज्यूमर है। सो ये 3 पार्टीज हमारे लिए रेलेवेंट हो गई, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। सो मान लीजिए कोई दवाई जो है, जो मेडिसिन जो है या ड्रग्स हो गए कोई भी जो एक्सपायर हो गए, तो उस केस में क्या होगा? रिटेलर जो है वो वापस से मैन्युफैक्चरर को देगा, ठीक है। सो जो यहाँ पर रिटर्न करेगा होलसेलर को, और होलसेलर क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर को रिटर्न करेगा। सो 2 मेथड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जहां पर क्या होता है, रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड गुड्स टू बी ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई, मतलब उसको एज अ फ्रेश सप्लाई माने। पहले जब सप्लाई किया था उसको नॉर्मल सप्लाई माना और जितना टैक्स चार्ज किया उसका क्रेडिट ले लिया, ठीक है। मान लीजिए देखिए पहले जब मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर सप्लाई किया था होलसेलर को, तो होलसेलर ने यहाँ पर पैसा पे किया होगा इंक्लूडिंग टैक्स होगा, और जो भी टैक्स उसने पे किया उसका क्रेडिट ये होलसेलर ले लेगा, ठीक है। और ये भी आगे रेसिपिएंट को सप्लाई करेगा, टैक्स चार्ज करेगा, और जितना वो टैक्स पे कर रहा है रेसिपिएंट उसका वो आईटीसी ले लेगा। अब वापिस से आप जब रिटर्न कर रहे हो तो उसको या तो आप फ्रेश सप्लाई ट्रीट कर दो। फ्रेश सप्लाई के केस में क्या होता है, रेसिपिएंट जो है वो सॉरी रिटेलर जो है वो रिटेलर होलसेलर को यहाँ पर इनवॉइस इशू करेगा, ठीक है, और उस पर जो है टैक्स चार्ज कर लेगा। और ये भी आगे होलसेलर क्या करेगा? आगे मैन्युफैक्चरर को देगा, वो भी एक इनवॉइस इशू करेगा और साथ में टैक्स चार्ज कर देगा। क्लियर है? सो इस तरह से कर सकता है। सो तीनों पार्टीज की बात की है। अगर जो है जो रिटेलर है वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, 3 सिनेरियो दिए, पहला रजिस्टर्ड पर्सन है, दूसरा कंपोजिशन सप्लायर है, और तीसरा जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन है। सो तीनों सिनेरियोज में देखते हैं। पहला, अगर जो व्यक्ति है रिटेलर
वो रजिस्टर्ड पर्सन है, उस केस में क्या करेगा, ही में एट हिज ऑप्शन रिटर्न द सेट गुड्स बाय ट्रीटिंग इट एज अ फ्रेश सप्लाई। वो फ्रेश सप्लाई ट्रीट कर सकता है, उसको क्या करेगा, जब भी सप्लाई करेगा टैक्स चार्ज करेगा। सो द वैल्यू ऑफ सेट गुड्स इज शोन इन द इनवॉइस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच गुड्स वर सप्लाइड अर्लियर। जितने वैल्यू पे उसने गुड्स खरीदे वही उसका वैल्यू सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने 100 रुपीज की कोई मेडिसिन खरीदी है, अब रिटेलर के पास आई, रिटेलर ने क्या किया, अगर वो एक्सपायर हो गया, उसका डेट एक्सपायरी डेट निकल गया, उसके बाद क्या होगा, उसको वापस से रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा तो जितने में उसने खरीदा, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई था 100 रुपीज में खरीदा, वापस से 100 रुपीज चार्ज कर लो, और जितना टैक्स पहले पे किया था उतना ही टैक्स वापस से चार्ज कर लो। और जो भी सामने होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रहेगा वो यहाँ पर आईटीसी क्लेम कर लेगा। क्लियर है, तो जितना चार्ज कर रहा है रिटेलर, जितना आईटीसी चार्ज कर रहा है, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है उसको वो पैसा पे करना पड़ेगा और वो अपना आईटीसी ले लेंगे। क्लियर है, चलो एक एग्जांपल भी दे देता हूं। मान लीजिए रिटेलर ने 100 रुपए में यहाँ पर गुड्स को बेचे हैं, ठीक है, इसको दिए हैं, सो कितना चार्ज करेगा, 118 रुपीज चार्ज कर देगा। अब 118 में क्या होगा, होलसेलर जो है यहाँ पर 18 रुपीज का क्रेडिट ले लेगा, और ये जो है आगे वापस से इसको सप्लाई कर देगा और क्रेडिट ले लेंगे। ठीक है, सो द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर हु इज द रेसिपिएंट, अब होलसेलर और मैन्युफैक्चरर इस केस में क्या हो जाएंगे, रेसिपिएंट हो जाएंगे, क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं रिटेलर से। ठीक है, ऑफ सच सप्लाई शेल बी एलिजिबल टू अवेल आईटीसी, वो आईटीसी यहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर है, सेकंड केस जहां पर जो रिटेलर है वो कंपोजिशन सप्लायर है। अब देखो कंपोजिशन सप्लायर टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सॉरी हाँ, कंपोजिशन सप्लायर ही में रिटर्न द सेट गुड्स बाय इशूइंग अ बिल ऑफ सप्लाई, वो बिल ऑफ सप्लाई करेगा, और उस केस में जो है वो क्या करेगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा एप्लीकेबल रेट पे टू द कंपोजिशन टैक्स पेयर। तो जो भी कंपोजिशन टैक्स पेयर है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो आगे चार्ज तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, सो नो आईटीसी विल बी अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, कंपोजिशन सप्लायर के केस में आईटीसी अवेलेबल होता ही नहीं है। थर्ड केस जहां पर जो रिटेलर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ना तो वो कोई टैक्स चार्ज करेगा, ना ही वो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। ठीक है, तो वो कोई भी कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट यहाँ पर इशू कर देगा और जो उसकी मेडिसिन एक्सपायर होगी उसको रिटर्न कर सकता है। क्लियर है, तो हमने तीनों सिनेरियोस देखे हैं जहां पर जो रिटेलर है पहले केस में वो रजिस्टर्ड पर्सन था, सेकंड केस में वो कंपोजिशन सप्लायर है, और थर्ड केस में वो कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है। क्लियर है, सेकंड सिनेरियो जहां पर हमने देखा था कि दो ऑप्शंस होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या था, जहां पर आप फ्रेश सप्लाई ट्रेड कर रहे हो। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड गुड्स बाय इशूइंग अ क्रेडिट नोट, क्योंकि ऐसा मान लो कि वो सेल्स रिटर्न हो रहा है। हमने देखा है जब भी आपके गुड्स सेल्स रिटर्न होता है तो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। तो अगर उसको क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो, क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा, जो सप्लायर होता है। सप्लायर कौन है सर हमारे केस में, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। ठीक है, तो ये जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर है ये सप्लायर है, और रेसिपिएंट कौन होगा, मैन्युफैक्चरर के लिए रेसिपिएंट कौन है, होलसेलर। होलसेलर के लिए रेसिपिएंट कौन है, यहाँ पर रिटेलर, और रिटेलर के लिए रेसिपिएंट कौन है, कस्टमर्स। ठीक है, तो तीनों पार्टीज आपको समझा। अब आ जाओ, जब इसको क्रेडिट नोट जब इशू कर रहा है तो क्या बोला है, द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर हु हैज सप्लाइड द गुड्स टू द होलसेलर और रिटेलर हैज द ऑप्शन टू इशू अ क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स। उस केस में क्या होगा, रिटेलर और होलसेलर में रिटर्न द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स बाय इशूइंग अ डिलीवरी चालान। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, डिलीवरी चालान इशू करके जो है आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, बट क्रेडिट नोट के चीज अगर क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना, पहला क्रेडिट नोट के केस में हमें टाइम लिमिट देखा है। ठीक है, तो आपको विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट इशू करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनका टाइम लिमिट 3 साल 5 साल के लिए होता है, 5 साल बाद एक्सपायर होती है। सो आपको टाइम लिमिट का ध्यान रखना है कि टाइम लिमिट क्रेडिट नोट का क्या दिया है, अगले साल की 30th ऑफ नवंबर, और एनुअल रिटर्न का डेट जो रहता है फाइल करने का, विचएवर जो अर्लियर है वो टाइम पीरियड तक ही आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। ठीक है, सो आप अगर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है तो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। उस केस में क्या होगा, रेसिपिएंट को जो है आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्या है समझो। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को लिया, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ही सिनेरियो ले रहे हैं। तो होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर रिटर्न करेगा इसको। अब जो मैन्युफैक्चरर ने भेजा था वो मान लो 1000 रुपीज में यहाँ पर भेजे थे, 1000 रुपीज की मेडिसिन बेची थी किसको, होलसेलर को। होलसेलर ने क्या किया, 800 रुपीज की तो सेल कर दी, लेकिन 200 रुपीज की उसके पास पड़ी है जो एक्सपायर हो गई। तो 200 के लिए वो क्या करेगा, वापिस से रिटर्न करेगा, 200 की मेडिसिन को रिटर्न कर देगा। अब देखो जब उसने रिसीव किया था तो इस 1000 पे उसने टैक्स पे किया होगा 180, मान लीजिए 18% का रेट है, तो 180 यहाँ पर टैक्स पे किया होगा, और ये 180 का इस होलसेलर ने क्रेडिट ले लिया होगा। ठीक है, आईटीसी ले लेगा वो कितना, 180 रुपीज का आईटीसी ले लेगा। अब जब वो रिटर्न कर रहा है तो 200 रुपीज का तो वो गुड्स को रिटर्न कर रहा है। अब रिटर्न कर रहा है तो आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने पहले क्या किया, पहले आपने 180 रुपीज का पूरा क्रेडिट तो ले लिया, अब 200 रुपए के गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो क्रेडिट भी आपको जो है रिवर्स करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट क्रेडिट कितना होगा सर, 200 रुपए का मतलब कितना, 36 रुपीज। तो 200 में 36 रुपीज का जो है यहाँ पर 36 रुपीज का क्रेडिट आपको
रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है? सो अगर आपने क्रेडिट जो है रिवर्स कर देते हो, उस केस में आप यहां पर जो है रिटर्न कर सकते हो। अब देखो क्या लिखा है, इफ द क्रेडिट नोट इज इशूड विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड द टैक्स लायबिलिटी मे बी एडजस्टेड बाय द सप्लायर। उसका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा, बट क्या बोला है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द पर्सन रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स हैज आइदर नॉट अवेल्ड द आईटीसी, या तो उसने आईटीसी अवेल ही नहीं किया, या फिर अगर आईटीसी अवेल किया है, जो कि हमारे प्रेजेंट केस में किया था कि 180 रुपीज उसने आईटीसी लिया है, तो उस केस में इफ आईटीसी हैज बीन रिवर्स बाय द हैज रिवर्स द आईटीसी, ठीक है, जिसने आईटीसी लिया है वो रिवर्स कर दे प्रोपोर्शनेट आईटीसी अगेंस्ट द गुड्स बीइंग रिटर्न, उस केस में जो है क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला है, इफ द सेट टाइम लिमिट हैज बीन लैप्स, मतलब जो टाइम लिमिट था क्रेडिट नोट इशू करने का, अगर वो लैप्स हो गया है, उस केस में क्रेडिट नोट इशू करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपका टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम नहीं होगा। ठीक है, हमारे केस में क्या हो रहा था, पहले मिस्टर एम के लिए लाइबिलिटी कितना था, 1000 रुपीज का, क्योंकि उसने 1000 के गुड्स बेचे, बट उसमें से 200 रुपीज का उसने क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया, तो अब उसका लाइबिलिटी एडजस्ट होकर 800 हो गया। ठीक है, सो अगर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट क्रेडिट नोट इशू किया है तो लाइबिलिटी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आफ्टर टाइम लिमिट निकल गया उसके बाद अगर रिटर्न कर रहे हो, तो उस केस में आप इवन दो आप क्रेडिट नोट इशू करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन लाइबिलिटी एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, फर्दर इफ द टाइम पीरियड एक्सपायर्ड आर रिटर्न बियॉन्ड द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड क्रेडिट नोट इज नॉट इशूड कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, आपको जो है क्रेडिट नोट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिक्लेयर सच क्रेडिट नोट, उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका आईटीसी जो आपका जो लाइबिलिटी है वो तो एडजस्ट हो गई नहीं। क्लियर है? चलो सर, एक केस और है जो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने कोई सप्लाई किया, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को किया, जो मेडिसिन थी वो एक्सपायर हो गई, तो उसने क्या किया, अब वो एक्सपायर वाली तो कुछ काम की रही नहीं, तो अगर रिटेलर जो है वो अगर उस जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये काम की नहीं, या तो उसको जला दे या उसको कहीं फेंक दे, अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है उसने, उस केस में क्या बोला है कि उसको जो है आईटीसी यहां पर रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में पढ़ा है, सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 5 जो बात करता है ब्लॉक क्रेडिट, उसके अंदर एक पॉइंट था एच क्लोज जो बात करता है अगर आपने जो है यहां पर गुड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो आईटीसी भी आपको जो है नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, अगर आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर राइट ऑफ कर देते हो, उस केस में जो है आपको आईटीसी नहीं मिलता है। तो अगर आप वो मेडिसिन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, 180 रुपीज क्रेडिट तो पूरा ले लिया, लेकिन 200 रुपए गुड्स को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो सर, अब एक एग्जांपल यहां पर दिया है, दोनों सीरियल्स मैंने कवर किया। ठीक है, पहला केस जब मैंने सप्लाई किया था 1 जुलाई 2023 को सप्लाई किया, और वापस से जो रिटर्न हो रहे हैं वो रहे 20th ऑफ सितंबर 2024। अब देखो 2024 में हो रहे हैं, अगले साल हो रहे हैं, लेकिन 20th ऑफ सितंबर को हो रहे हैं। ठीक है, सो विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, जो हमारा क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट है क्या है, 30th ऑफ नवंबर, और एनुअल रिटर्न का डेट 30th ऑफ दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो ये विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट अगर क्रेडिट नोट इशू हो रहा है, उस केस में क्या होगा, आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, सप्लायर इशू कर सकता है, और उसका टैक्स लायबिलिटी भी एडजस्ट कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड कि जो रेसिपिएंट है उसने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, उस केस में आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। सेकंड केस लेते हैं, जहां पर सप्लाई तो सेम डे हुआ है 1 जुलाई को ही, लेकिन जो रिटर्न हुआ है वो 15th ऑफ दिसंबर को हुआ है। अब क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट क्या है, 30th ऑफ नवंबर, वही अर्लियर होता है, तो 30th ऑफ नवंबर के बाद में रिटर्न हो रहा है, उस केस में क्या बोला है, अगर सप्लायर चाहे तो क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, लेकिन उसका टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू अपलोड द सेम ऑन द कॉमन पोर्टल। आप क्रेडिट नोट इशू कर दो, बट कॉमन पोर्टल पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो एडजस्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 32। दो सेक्शन अभी तक पढ़े हैं, सेक्शन नंबर 31 बात करता है टैक्स इनवॉइस की, सेक्शन नंबर 34 बात करता है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट की। अब आ जाता है सेक्शन नंबर 32 जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। अब देखिए यहां पर क्या बोला है, इस सेक्शन ने प्रोहिबिट किया कि कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर टैक्स का पैसा कलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप टैक्स का पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों को ऐसे लूट नहीं सकते, आप रजिस्टर्ड हो तभी आपको हक दिया है कि आप कस्टमर से पैसा कलेक्ट करो टैक्स के नाम पे और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करो। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को ही दी गई है। So a person who is not registered person shall not collect in respect of any supply of goods or services or both any amount by way of tax under this act. ठीक है, और no registered person shall collect tax except in accordance with the provisions of this rule. So जो provisions में दिए गए उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, अनऑथोराइज कलेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलो सेक्शन नंबर 33 बात करता है अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट। जितना भी टैक्स चार्ज कर रहे हो
वो आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप बिल बना रहे हो, मान लीजिए मैंने 1000 रुपीज के गुड्स बेचे हैं, तो 1000 रुपीज यहाँ पर लिखो, साथ में कि कितना CGST लगा है, जो भी GST का अमाउंट है वो भी यहाँ पर बताओ। मान लीजिए 9% है, SGST है 9%, तो वो आपको यहाँ पर इनवॉइस के अंदर शो करना पड़ेगा। ठीक है, कि मैंने 90 रुपीज इसका, 90 रुपीज इतना, सो ये दोनों यहाँ पर चार्ज किया, और उसके बाद जो है 1180, सो आपको टैक्स का अमाउंट हमेशा शो करना पड़ेगा। जो भी टैक्स इनवॉइस हो गया, या आपका बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हो, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है, तो जितना अगर पैसा चार्ज कर रहे हो तो आप यहाँ पर शो भी करना पड़ेगा। क्लियर है। और लास्ट आ जाते हैं, applicability of e-invoicing to government departments and PSUs etc. registered solely for the purpose of deduction of TDS under section 51। अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या एजेंसीज है, या PSU है, जो रजिस्टर है अंडर सेक्शन 51, ओनली टैक्स डिडक्ट करने के लिए ही रजिस्टर हुआ है, तो उन पे भी ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर जिसका टर्नओवर एक्सीड करता है प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है 5 करोड़ का, तो अगर उससे ज्यादा का यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करता है, तो उसको यहाँ पर रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस फॉर द सप्लाईज मेड टू सच गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को सप्लाई किया, या PSU को सप्लाई किया, गवर्नमेंट एजेंसी को सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में भी ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझा है, आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपके जेन्युइन फीडबैक है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।